नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो सबसे पहली बात व्हाट इज अ ग्रेविटी डैम? क्यों बता सकता है मेरे को ग्रेविटी डैम होता क्या है? व्हाट इज अ ग्रेविटी डैम? क्या होता है ग्रेविटी डैम? होता क्या है? In which most of the weight is under the gravity. मोस्ट ऑफ द, देखो ग्रेविटी डैम होता क्या है बेसिकली? ग्रेविटी डैम वो डैम है जो बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ठीक है ना, जो मतलब अपनी एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ठीक है ना, तो ग्रेविटी डैम कौन सा हो गया? ग्रेविटी डैम कौन सा हो गया? डैम विच derives its stability and which drives stability because of its weight, because of its weight। ठीक है ना, तब इसका नाम ग्रेविटी, मतलब अपने वेट की वजह से जो अपनी स्टेबिलिटी डिराइव करें या जो एक्सटर्नल फोर्सेस को बिकॉज ऑफ इट्स वेट रेजिस्ट करे, दैट इज अ ग्रेविटी डैम। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ साइट। ठीक है, अब डैम लगाना कहाँ पे है? नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। ठीक है ना, तो क्या क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस होनी चाहिए जहां पे आपने डैम लगाना है? ठीक है, तो ये बता सकते हैं मेरे को कौन कौन सी होनी चाहिए? कौन कौन सी होनी चाहिए? क्या कंडीशन हो सकती है? यार बड़ी जनरल सी बातें यार, आपको पता होंगी। सर सबसे पहले जहाँ पे फ्लो जितना स्मूथ हो ना, रफ फ्लो नहीं होना चाहिए। फ्लो जहां पे स्मूथ नहीं, जहां पे आपका और उसकी डेप्थ कम होनी चाहिए। डीप फ्लो हो। डीप नहीं, डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए, उल्टा डेप्थ ज्यादा, ताकि आपका सरफेस एरिया कम हो जाए। देखो सरफेस एरिया रेजर्वायर का जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, राइट? तो सरफेस एरिया जितना कम हो, डेप्थ जितनी ज्यादा हो, वो साइट आपने सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जो आपकी डैम साइट होनी चाहिए, द साइट शुड सर वो नैरो भी होनी चाहिए। हैव, हाँ उसे हम बोलते हैं वैलीज, डीप वैलीज होनी चाहिए। शुड हैव डीप वैलीज, वैली होगी मतलब आपकी नैरो होते जा रही है, डीप वैलीज। ठीक है, शुड हैव डीप वैलीज ऑफ लो एक्सपोज्ड एरिया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि डीप वैलीज होनी चाहिए, और जिसका, ताकि देखो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू डेप्थ, राइट? या तो एरिया बढ़ा दो डेप्थ कम कर दो, या एरिया कम कर दो डेप्थ बढ़ा दो। वॉल्यूम तो आपकी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ, यही है वॉल्यूम। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा आपका एक्सपोज्ड एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतनी क्या होगी? इवेपोरेशन कम होगी। तो हमारी पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई वहां पे डीप वैलीज होनी चाहिए, ताकि आपका एक्सपोज्ड एरिया कम हो। सेकंड आगे जो आपका बेस होना चाहिए वैली का, बेस शुड बी इम्परवियस। Impermeable. नहीं तो पानी क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, परमिएट करता रहेगा। ठीक है ना, तो बेस शुड बी इम्परवियस। ठीक है ना, ताकि आपका वाटर लॉस ना हो। उसके अलावा कोई एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए? सामान सारा पास में होना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इजिली एसेसिबल। बिल्कुल ये आपका सबसे बेसिक जो पॉइंट आपका कहीं पे भी डाल दो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। इसे बोलते हैं फीडर पॉइंट। कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये डाल दो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल
शुड बी इजीली अवेलेबल। ठीक है, ये आ गया आपके बड़े बेसिक से पॉइंट, शुड बी इजीली अवेलेबल। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, रीजन शुड बी, वहां पे अर्थक्वेक्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, रीजन फॉल्ट जी, फॉल्ट। शुड बी, रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम earthquake activity. Region should be free from earthquake activity. ठीक है ना? हाँ, आप बताओ क्या बोल रहे हो आप, क्या नहीं होना चाहिए? फॉल्ट्स। फॉल्ट्स क्या हो गया? फॉल्ट्स सर जो बेस फॉल्ट हो रॉक गया होगी, आपका जहां पे आपके, हाँ, बेस रॉक रॉक जो होता है बेसिकली जहां, फॉल्ट ही नहीं होनी हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, फॉल्ट हो, हाँ फॉल्ट हो गया जहां पे आपका जहां पे रॉक सरफेस में क्रैक्स आते हैं। ठीक है ना, रॉक सरफेस में क्या होते हैं? क्रैक्स होते हैं, दैट इज अ फॉल्ट। ठीक है ना, तो वो बेसिकली इसमें आ गया, बेस शुड बी इम्परवियस ना, वो इसी में आ जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट है आपका जो फॉल्ट्स वाला, वो इसी में आ जाएगा। जहां फॉल्ट होगा वहां पे क्रैक होगा, मतलब वहां पे क्या हो, लीकेज के, आपके लीकेज के क्या हो जाएंगे, चांसेस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बेस शुड बी इम्परवियस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मेन जो आपके सिलेक्शन के लिए जो मेन पॉइंट्स आ गए। ठीक है ना, इसके अलावा और भी होंगे, आप पढ़ना, आपको और भी मिलेंगे, पर फिलहाल जो बेसिक पॉइंट्स हमें याद आ रहे हैं वो यही है। ठीक है, साइट शुड हैव डीप वैलीज ऑफ लो एक्सपोजर। देखो, आप खुद भी देखो, जो हमारे जितने भी मैक्सिमम डैम्स है ना, जितने भी मैक्सिमम डैम्स है वो सारे हिमालयन रीजन में है। जो आपका ये पहाड़ी इलाका है ना, जितने भी आपके बड़े बड़े डैम्स है, बाकरा नंगल डैम हो गया आपका, उसके बाद टेहरी डैम जो हमारा हाईएस्ट जो डैम है आपका, जो हाईएस्ट आपका कंक्रीट डैम है, दैट इज अ टेहरी डैम। कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है। उत्तराखंड। ठीक है ना, दैट इज इन हिमालयन, हाँ हिमालयन रीजन। ठीक है ना, भाखरा नंगल आ गया। देखो, ये आपके पहाड़ी इलाके में क्यों ज्यादा डैम बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास डीप वैलीज जो है इजीली अवेलेबल है। सो प्लेन एरियाज में तो वैलीज होंगी नहीं, वैलीज कहाँ पे मिलेंगी आपको? वैलीज मिलेंगी आपको पहाड़ी एरिया में। ठीक है ना, इसीलिए जो आपके मैक्सिमम डैम्स हमारे बनते हैं वो सारे कहाँ बने हैं? आपके हिमालयन रीजन में। आपके प्लेन एरियाज में भी ऐसी बात नहीं है, प्लेन एरियाज में नहीं, लेकिन वो कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वहां पे भी आपको थोड़े बहुत आपको क्या मिल जाती है? वैलीज मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, बेस शुड बी इम्परवियस कंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट आता है रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक एक्टिविटी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक एक्टिविटी। इवन दो ऐसी कंडीशन मिलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो हमारा हिमालयन रीजन है, ये सारा ही रीजन अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जो ये हमारा हिमालयन रीजन है, ये सारा ही क्या है आपका? अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और यहीं पे हमारे मैक्सिमम डैम भी हमारे यहीं पे है। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी कंडीशन, प्री रिक्विजिट कंडीशन मानी जाती है कि भाई ऐसी कंडीशन हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कंडीशन मिल पाना पॉसिबल नहीं होती। और कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे अर्थक्वेक एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन डैम बनने के बाद वहां पे अर्थक्वेक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, कई बार ये ऐसा होता है कि आपका कुछ एरियाज है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, महाराष्ट्र में खासकर आपका कोल्हापुर, वहां पे एक डैम है, दैट इज कोयना डैम इन महाराष्ट्र। कोयना डैम इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इस जगह पे कभी अर्थक्वेक नहीं आता था। दिस रीजन वाज नॉट इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता। लेकिन जब से ये डैम बना है, कोयना डैम वहां बना है, वहां पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली क्या आते रहते हैं आपके वहां पे? अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा एरिया जहां पे पहले तो अर्थक्वेक नहीं आते थे, लेकिन डैम बनने के बाद अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के अर्थक्वेक को हम बोलते हैं रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। ठीक है, रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, RIS। ठीक है, रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी मतलब रेजर्वॉयर की वजह से जो सिस्मिसिटी हो रही है, रेजर्वॉयर बनने की वजह से जो सिस्मिसिटी हो रही है, दैट इज रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। और ये कहाँ होती है?
ऐसे एरियाज जो पहले तो जहां पे अर्थक्वेक नहीं आते थे, पहले तो जहां अर्थक्वेक नहीं आते थे, बट डैम बनने की वजह से, रेजर्वायर बनने की वजह से वहां पे अब आपके अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे अर्थक्वेक को, ऐसे सीस्मिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? रेजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, जिसकी एक बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, दैट इज कोयना डैम इन महाराष्ट्र, दैट इज कोयना डैम इन महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, जैसे हमने बोला कि आपका ग्रेविटी डैम है क्या? डैम विच रेजिस्ट इट्स स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स वेट, या विच रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, विच रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो अब देखते हैं कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्स आपकी एक डैम, ग्रेविटी डैम के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं आपकी ग्रेविटी डैम पे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी, पहले आ गई आपकी कौन से हो गई सबसे पहले फोर्स, कौन सी फोर्स है? सबसे पहली फोर्स जो सबसे मेन फोर्स है वो आ गई तो इसका सेल्फ वेट। ठीक है, अपना ही जो वेट है इसका। ठीक है ना, तो द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स या फिर सेल्फ वेट ऑफ डैम। ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स ये है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तो इसको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। इसी की वजह से इसको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द डैम। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरा ये डैम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया आपका डैम। ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया डैम आपका। ठीक है, अब इसका इसका ये पोर्शन है, this portion is called heel of dam, and this portion is called toe of dam। ठीक है, ये आ गया एक पोर्शन, आ गया हील, एक जैसे हमारा पैर है, आगे टो पीछे हील। ठीक है, अब मुझे इसका लेट सपोज मुझे इसका सेल्फ वेट निकालना है। कैसे निकालूंगा सेल्फ वेट? तो बता सकता है मेरे को सेल्फ वेट कैसे निकालूंगा इसका? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सेल्फ वेट कैसे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी या वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। ठीक है ना, डेंसिटी से हमें मास मिलेगा। ठीक है ना, हम बात करेंगे तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? यूनिट वेट तो लेट सपोज हमें पता है, लेट सपोज दिस डैम इज मेड अप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, लेट सपोज दिस डैम इज मेड ऑफ कंक्रीट, तो उसका यूनिट वेट तो हमें पता है। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। कैसे निकालूंगा वॉल्यूम? कैसे निकालूंगा वो? हाँ बोलो। सर रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का हाँ, इसका एरिया निकालूंगा।
तो हाँ, सर बाकी यूनिट इसका पे एरिया निकालूंगा वेट से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ इनटू इनटू लेंथ, ठीक है, लेंथ, इनटू क्रॉस सेक्शन लेंथ लेंथ। एस, है ना एस, ठीक यस है, सर। ऐसे करके इसकी डैम तो पूरा लंबा होगा ना, ये तो हमने क्या लिया, सेक्शन लिया सिर्फ इसका, डैम यस तो सर। ऐसे लंबा होगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो निकालते हैं, हम निकालते हैं फॉर यूनिट लेंथ, लेंथ को हम 1 ले लेते हैं फॉर 1 मीटर के निकालेंगे। यूनिट, है ना, 1 मीटर के लिए हम डिजाइन करते हैं 1 मीटर के लिए। तो हम अगर एरिया निकाल लूं, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, लेट सपोज ये आ गया रेक्टेंगल, एरिया A1 और एरिया A1, और इस ट्रायंगल का निकाल लूं अगर मैं एरिया A2, इसका एरिया A2, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, लेट सपोज W1 कहाँ एक्ट करेगा, इसके CG से, लेट सपोज यस दिस इज W1 इसके CG से एक्ट करेगा, और इसका वेट भी कहां से एक्ट करेगा, इसके CG से, लेट सपोज दिस इज W2, W1 एंड W2, ठीक है। तो जो मेरा टोटल वेट आ गया, जो मेरा टोटल वेट ऑफ दिस डैम, वो क्या आ गया, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, या फिर यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस डैम। तो वो क्या आ जाएगा आपका, A1 प्लस A2 into 1 meter length into 1 meter length. So that means this weight of dam is nothing but यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, या फिर कोई भी मटेरियल है, रॉक फिल डैम है तो जो आपका पत्थर होगा उसका यूनिट वेट, जिस मटेरियल का भी ये डैम बना है, तो W इज इक्वल टू गामा C इंटू A1 प्लस A2। दिस इज द यूनिट वेट ऑफ योर this is the weight of your dam, this is the weight of your dam, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना, this is the most important force, because this is a because this is a stabilizing force, यही क्या करेगी, इसको स्टेबलाइज करेगी, दिस इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है। कैसे स्टेबलाइज करेगी आगे देखते हैं स्टेबलाइज कैसे करेगी। तो ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, क्योंकि ये क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। अब देखो, अब डिपेंड करता है अलग अलग क्रॉस सेक्शन के डैम पे। कई डैम कैसे होते हैं, कई डैम में फ्रंट फेस भी स्लांटिंग होता है, ध्यान रखना, कुछ डैम्स में फ्रंट फेस भी स्लांटिंग होता है। तो उसमें क्या होगा, अब इसका भी एरिया ऐड हो जाएगा, ये बन गया आपका क्या, A3। A3, ये बन गया A3, इसका भी वेट W3 नीचे तरफ एक्ट करेगा, फ्रॉम इट CG। तो ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है आपका डैम का क्रॉस सेक्शन कैसा है, डैम का क्रॉस सेक्शन कैसा है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी क्या एक्ट करेगा, एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो, जिसमें फ्रंट फेस स्लांटिंग हो, इसमें ध्यान रखना, इसमें एक और चीज, फ्रंट फेस स्लांटिंग के आपके पास दो एडवांटेज है, ठीक है। फ्रंट फेस स्लांटिंग के आपके दो एडवांटेज है, एक तो आपका क्या हो गया, यूनिट आपका वेट इंक्रीज हो गया, सेकंड चीज जो आपका स्लांटिंग फेस है, अब लेट सपोज दिस इज माय डेप्थ ऑफ वाटर, दिस इज माय डेप्थ ऑफ वाटर। अब इस स्लांटिंग फेस के ऊपर ध्यान रखना, इस स्लांटिंग फेस के ऊपर जितना भी वाटर होगा, इस स्लांटिंग फेस के ऊपर ये जितना भी वाटर होगा, ये जो ये पानी है स्लांटिंग फेस के ऊपर, दिस ऑल्सो एड्स टू द वेट ऑफ द डैम, ठीक है। ध्यान रखना, अगर स्लांटिंग फेस है तो इसके ऊपर जितना भी वाटर होगा, अगर इस वाटर की लेट सपोज इसकी वाटर की आपकी वॉल्यूम है, या फिर इसका मैंने एरिया वॉल्यूम निकाल ली, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसका जो वेट होगा, इसका वेट कितना होगा, लेट सपोज दिस इज W4 is equal to gamma W into VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट, या फिर एरिया इंटू वो कर लो, एरिया ऑफ वाटर, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू एरिया ऑफ वाटर इंटू यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये W4 क्या होगा, ये भी किसमें ऐड करेगा, दिस ऑल्सो एड्स टू द स्टेबलाइजिंग फोर्स, दिस ऑल्सो एड्स टू द स्टेबलाइजिंग फोर्स। तो इस केस में जो मेरा टोटल वेट बन जाएगा,
W is equal to gamma C into A1 plus A2 plus A3 into plus gamma W into AW, राइट? क्लियर है? ध्यान रखना, जिसमें आपका फ्रंट फेस भी स्लांटिंग है, जिसमें आपका फ्रंट फेस भी स्लांटिंग है, उसमें क्या होगा? ये चिड़िया कहाँ बोल रही है, इनको चुप कराओ थोड़ा सा, ठीक है? तो जहां पे फ्रंट फेस स्लांटिंग है, जहां फ्रंट फेस स्लांटिंग है, उसमें क्या होगा? आपका जो स्लांटिंग फेस के ऊपर जो आपका वेट ऑफ वाटर होगा वो भी ऐड करेगा किसमें? स्टेबिलिटी में, ठीक है? वो ध्यान रखना, आपको क्रॉस सेक्शन किस तरीके की दी गई है। जनरली आपकी फ्रंट फेस जो होता है वो स्ट्रेट ही होता है, जनरली फ्रंट फेस स्ट्रेट ही होता है। तो आपका जो जनरली जो फॉर्मूला यूज होगा, वो यही फॉर्मूला होगा, ठीक है? गामा सी इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है? तो ये पहली फोर्स आ गई हमारी ग्रेविटी फोर्स इज सेल्फ वेट, और इसी की वजह से डैम क्या कर रहा है? अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है, ठीक है? सेकंड आती है, सेकंड फोर्स इज वाटर प्रेशर, ठीक है? सेकंड फोर्स इज सर गामा सी क्या है इसमें? गामा सी यूनिट वेट ऑफ गामा कंक्रीट। सी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है? वो 2.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 2.4 या 2.5, ठीक है? जो भी है सर। आपका वो ले लोगे, ठीक है? सेकंड आ गया वाटर प्रेशर, सेकंड इज वाटर प्रेशर। अब वाटर प्रेशर क्या है? अब जो अपस्ट्रीम साइड जो हमारा रेजर्वॉयर बना है, लेट्स सपोज this is your reservoir, ये आ गया वाटर, और इसकी डेप्थ है, लेट्स सपोज इसकी डेप्थ है let's suppose depth is h1, अब क्या होगा? ये आपने क्या किया? अपस्ट्रीम फेस पे वाटर रिजर्वॉयर लगाया, पानी इकट्ठा किया। अब ये वाटर क्या करेगा? ये प्रेशर लगाएगा डैम के ऊपर की नहीं? यस क्या ये वाटर बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। ये करेगा, आपका प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? आपके डैम के ऊपर। और ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप में होगा? ट्रायंगुलर। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन Triangle, कैसा sir. होगा? ये ट्रायंगुलर Triangle, sir. होगा, एग्जैक्टली ट्रायंगुलर होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, आपका जो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये this is the pressure distribution because of water, because of reservoir, ठीक है? जिसमें आपकी जो बॉटम है यहाँ पे, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? गामा W into H1। गामा W into H1, H1। ठीक है? H हमने हाइट H1 ली। H1 क्यों लिया था? H2 भी अभी लेंगे हम, पहले H1 को देख लेते हैं, ठीक है? तो गामा W into H1, तो ये तो आ गया आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गया प्रेशर। अब अगर मैंने प्रेशर फोर्स निकालनी है, वो किसके बराबर होगी? प्रेशर फोर्स, ये तो आ गया मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? अब अगर मैंने प्रेशर फोर्स निकालनी है, लेट्स सपोज इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक P1 फोर्स एक्ट हो रही है। लेट्स सपोज इस प्रेशर फोर्स की वजह से एक P1 फोर्स एक्ट हो रही है, इसको बोलते हैं P1। ये भी P1 किसके बराबर होगा? P1 किसके बराबर होगी? एरिया के बराबर, बिल्कुल सही। P1 इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस गामा W इनटू H1 इनटू
H1 राइट। ये क्या बन Yes, गया, sir. P1 इज इक्वल टू 1/2 गामा W H1 स्क्वायर। और ये एक्ट कहाँ पे करेगी, एक्ट कहाँ पे करेगी ये, H/3 इस sir from ट्राइंगल base. के CG पे। CG बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक्ट करेगी CG के ऊपर। CG विल बी 1/3 ऑफ योर triangle. 1/3 ऑफ योर हाइट, क्योंकि हम बेस से देख रहे हैं, हम बेस से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका H1 divided by 3. That means this 1/2 gamma W H1 square acts at H1 by 3. 3. This acts at H1 by 3, ठीक है। ये आ गई, ये आ गई। देखो अब ये कर क्या रहा है, देखो अब ये जो ये P1 फोर्स है, ये P1 फोर्स है, इस डैम को डाउनस्ट्रीम की तरफ क्या कर रही है, धक्का लगाने की कोशिश कर रही है, राइट। Yes. अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या कर रही है, इसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, पुश कर Slides. रही है, पुश कर रही है। अब इस फोर्स, हाँ इस देखो स्लाइड भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। इट कैन कॉज स्लाइडिंग एंड इट कैन कॉज रोटेशन अबाउट योर टो, ठीक है ना। रोटेशन टो के अबाउट रोटेशन भी कॉज कर सकती है। अब इसको रेजिस्ट कौन करेगा, जो इसका सेल्फ वेट होगा डैम, Self weight होगा. ठीक है। इसको रेजिस्ट कौन करेगा, सेल्फ वेट ऑफ द Self डैम। weight. जैसे ये आ गया आपका W1 और ये आ गया आपका W2। तो W1 प्लस W2 क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। देखो ये तो आ गया, ये तो आ गया हमारा अपस्ट्रीम साइड। अब क्या होता है आपका, जब आपका वाटर पेनस्टॉक के थ्रू पास करता है और टरबाइन से स्ट्राइक करके उसके बाद क्या निकलता है, दूसरी साइड पे इमर्ज करता है, दूसरी साइड पे पानी बाहर भी निकलता है। तो जो डाउनस्ट्रीम साइड पे, जो आपका डाउनस्ट्रीम साइड पे जो वाटर होता है, उसे हम बोलते हैं टेल वाटर। जो ये डाउनस्ट्रीम साइड पे, ये डाउनस्ट्रीम साइड पे जो वाटर होता है, इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेल वाटर। दिस इज कॉल्ड टेल वाटर, ठीक है। अब ये टेल वाटर भी क्या करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी क्या करेगा, दिस विल आल्सो कॉज फोर्स, ठीक है। ये आ गया आपका टेल वाटर। और यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। प्रेशर Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वाटर का क्या आएगा, ट्रायंगुलर ही आएगा। कहीं भी आप पढ़ोगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ठीक है, let's suppose this height is H2. H2, पिछली H1, ये आ Yes, गई sir. आपकी H2। तो यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट करेगी, सेम यहाँ पे भी Same procedure एक होगा ना. फोर्स एक्ट, ठीक है। ये फोर्स आ गई आपकी, लेट्स सपोज P2, ये फोर्स आ गई आपकी, लेट्स सपोज P2। तो P2 विल बी इक्वल टू 1/2, ये नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बॉटम में जो प्रेशर होगा, जो मैक्सिमम Gamma प्रेशर W होगा, दैट विल Gamma बी W इक्वल टू into गामा H2. W इनटू H2, H2. गामा W इनटू H2, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी प्रेशर फोर्स आ गई 1/2 गामा W H2 स्क्वायर एंड इट एक्ट्स एट H2/3 अब पर एक चीज का ध्यान रखो, एक चीज को ध्यान दो, जो P1 फोर्स है वो लग रही है फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, और जो P2 फोर्स है वो लग रही है फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम। तो इसका मतलब जो ये P2 फोर्स है, ये जो P2 फोर्स है, क्या ये रेजिस्टिंग फोर्स है या फिर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, ये कौन सी फोर्स होगी, क्या ये डैम को स्टेबलाइज, ये क्या आएगी, रेजिस्टिंग फोर्स आपकी, ठीक है। P1 क्या कर रहा है, देखो P1 क्या कर रहा है, P1 आपके डैम को डाउनस्ट्रीम की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन जो P2 है वो क्या कर रहा है, इसको वापस अपस्ट्रीम की तरफ पुश कर। तो ध्यान रखना, जो P2 है इट इज आल्सो अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, इट इज आल्सो अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो P2 है इट इज आल्सो अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। जब भी हमें रेजिस्टिंग फोर्स निकालनी है, हमने P1 माइनस P2 करके निकालनी है। जब भी हमने जो आपकी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स निकालनी है, वो क्या होगी, P1 माइनस P2। देखो अब टेल वाटर रेस का एक एडवांटेज और है,
देखो टेल वाटर रेस का भी एक एडवांटेज और है, जो ये स्लांटिंग फेस के ऊपर ही वाटर आएगा, जो ये स्लांटिंग फेस के ऊपर वाटर आएगा, जब मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम फेस अगर स्लांटिंग है तो उसके ऊपर जो वाटर होता है वो भी क्या एक्ट करता है, इट एड्स टू द वेट ऑफ द डैम, इट एड्स Yes, टू द sir. वेट ऑफ द डैम। तो दैट मींस जो ये इतना वाटर होगा इसका जो वेट होगा, So वो प्लस हो इसका जाएगा जो इसमें. वेट होगा, हाँ एग्जैक्टली ये आ गया इसका जो वेट, लेट्स सपोज दिस इज W3. W3, दिया जाएगा W3। तो दैट मींस जो टोटल वेट ऑफ द डैम है दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. W3 प्लस W3। ठीक है, क्लियर है चीज सबको, यस सर। क्लियर है सबको ये? ठीक है, पर ध्यान रखना ये जितनी भी फोर्सेस हैं P1 P2 W1 W2 W3, ये हमेशा जो आपकी जो भी फिगर बन रही है उसके CG में से पास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना उसके CG में से, जैसे ये हमने ये P1 के H1/3, ये P2 निकाला, ये कहाँ पे H2/3, जो ये W होगा W1, ये कहाँ एक्ट करेगा, इस हाइट की हाफ के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी ये फोर्सेस हैं they act at the CG of the, जो भी ब्लॉक बन रहा है आपका, जो भी आपका ब्लॉक बन रहा है उसके कहां से एक्ट करेंगी वो CG से। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज, क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फोर्स। ये तो आ गई आपकी, पहली आ गई ग्रेविटी फोर्स, सेकंड आ गई वाटर प्रेशर, थर्ड आती है आपकी, थर्ड इज अपलिफ्ट फोर्स। पहले अपलिफ्ट फोर्स देखेंगे फिर वेव पे आते हैं। अपलिफ्ट फोर्स, थर्ड इज अपलिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब अपलिफ्ट फोर्स क्या होती है, बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज एन अपलिफ्ट फोर्स? सीपेज वाटर की वजह से सर जो अपवर्ड एक्ट हाँ, करेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी डैम, वेट ऑफ एग्जैक्टली, जो आपकी सीपेज की वजह से, सीपेज के जो डैम को ऊपर की तरफ पुश करेगी, दैट इज योर अपलिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज योर डैम, ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया आपका डैम, और यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम साइड ये आ गया आपका रेजर्वायर, और ये डाउनस्ट्रीम साइड ये आ गया आपका टेल वाटर। दिस इज टेल वाटर, ये आ गई हाइट H1, और ये आ गई हाइट, सॉरी ठीक है, दिस इज हाइट H1 और दिस इज हाइट H2। ठीक है ना, अब आपने उसमें पढ़ा होगा, आपने शायद सॉइल में पढ़ा होगा आपका, जो सीपेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, कोई भी आपका जो डैम है, कोई भी आपको जो डैम है, इट कैन फेल बिकॉज ऑफ पाइपिंग और अपलिफ्ट। ठीक है ना, क्या हो सकता है आपका पाइपिंग से फेल होता है, और या फिर किससे होता है आपका अपलिफ्ट फोर्स के कारण। ठीक है ना, बेसिकली होता क्या, ये जो ये वाटर है ये यहाँ से सीप करके इस तरफ क्या करता है, इमर्ज करता है, यहाँ से सीप करके डाउनस्ट्रीम साइड क्या करता है, इमर्ज करता है। तो ये जो ये वाटर नीचे से ट्रेवल करता है, तो ये वाटर नीचे से ट्रेवल करता है बिकॉज ऑफ सीपेज। ये क्या करता है, डैम के ऊपर अपस्ट्रीम अपवर्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं अपलिफ्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर या अपलिफ्ट फोर्स। ठीक है, अपलिफ्ट फोर्स अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब ये देखो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, अपलिफ्ट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये डैम के वेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डैम के वेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो वेट अगर कम हो गया तो दैट मींस स्टेबलाइजिंग फोर्स कम होगी, अगर वेट कम हो गया तो दैट मींस स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर स्टेबलाइजिंग फोर्स कम होगी तो आपका डैम के फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं,
इंक्रीज बढ़ कर जाते हैं। जाते हैं, डैम के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आपकी अपलिफ्ट फोर्स की, ठीक है, थोड़ा सा इधर अपलिफ्ट फोर्स निकालनी कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये आ गया आपका बेस ऑफ द डैम, ठीक है। तो लेट सपोज ये आ गया आपका डैम, ये क्या आ गया, दिस इज द विड्थ ऑफ द डैम बी, दिस इज द विड्थ ऑफ द डैम बी, ठीक है। और जो सीपेज प्रेशर है, जो सीपेज ये आ गई आपकी, व्हाट इज दिस इज सीपेज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या आ गई आपकी सीपेज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड है अपस्ट्रीम साइड गामा डब्ल्यू H1 और डाउनस्ट्रीम साइड जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर है गामा डब्ल्यू H2, गामा डब्ल्यू H2, राइट। तो अगर मुझे ये टोटल प्रेशर, टोटल फोर्स निकालनी है, ऑपरेट फोर्स कैसे निकालूंगा, अगर मुझे ये टोटल फोर्स निकालनी है कैसे निकालूंगा? सर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे इनटू। नहीं, वो तो एवरेज निकलेगा, वो तो एवरेज निकल जाएगा। जैसे हमने वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से प्रेशर फोर्स, वाटर प्रेशर फोर्स निकाली थी, वैसे यहाँ से एरिया निकालेंगे इस फिगर का, एरिया, तो एरिया निकालेंगे इस फिगर का, राइट। देखो Yes, ये है क्या बेसिकली, एक आपका क्या बन गया, ट्रेपीजियम टाइप बना है आपका, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है ना, हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, हमारे यस पास सर, ये गामा डब्ल्यू H1 H1 भी है, गामा डब्ल्यू H2 भी H2, है, और हमारे पास ये हाइट भी है B, ये भी है, हमारे यस पास सर, हाइट भी है। तो प्रेशर Length फोर्स, of अपलिफ्ट फोर्स क्या आ जाएगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट, H, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट इनटू h, ठीक है ना। तो वहां यस से क्या सर, आ जाएगी अपलिफ्ट फोर्स, अपलिफ्ट फोर्स, ठीक है, क्लियर है चीज, वो आ गई हमारी अपलिफ्ट फोर्स। अब सेकंड चीज आती है, इस अपलिफ्ट फोर्स को रिड्यूस कैसे करना है, इस अपलिफ्ट फोर्स को रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस अपलिफ्ट फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इस अपलिफ्ट फोर्स को टू रिड्यूस uplift force infiltration galleries, to uplift the drainage galleries, to reduce the uplift force, drainage galleries are provided, drainage gallery is provided। जैसे कुकर में सीटी लगी होती है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, सीटी मार के प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना, वैसे ही समझ लो यहाँ पे आपका जो अपस्ट्रीम फेस है, जो आपका अपस्ट्रीम फेस है, यहाँ पे अपस्ट्रीम फेस के ऊपर हमने क्या प्रोवाइड करी होती है, ड्रेनेज गैलरी, ठीक है। दिस इज योर ड्रेनेज गैलरी। हमने क्या किया, अपस्ट्रीम फेस के ऊपर, अपस्ट्रीम फेस के पास, अब अपस्ट्रीम फेस के पास ही हमने क्यों प्रोवाइड किया वो भी आपको बताता हूँ आगे रीजन क्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपका अपस्ट्रीम फेस है उसके पास एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्रेशर रिलीज करने के लिए हम क्या कहते हैं, गैलरी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो जहां पे गैलरी आ गई, दैट मींस वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, राइट। तो दैट मींस अब हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ये था, जो हमने ये देखा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा। जहां पे हमने गैलरी प्रोवाइड करी है,
लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ये करी है गैलरी प्रोवाइड इधर। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, और किस तरीके से चेंज होगा वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ये, और फिर यहाँ से तो सीधा अब हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ये हो गया इस तरीके से, ये ठीक है। ये सारा, अब ये जो ये एरिया होगा, ये जो ये मार्क किया है मैंने एरिया, दिस विल बी योर प्रेशर, ठीक है, दिस विल बी योर प्रेशर। और इस पॉइंट पे, ये जो जहां पे आपका चेंज हुआ है, जहां पे आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेट सपोज इसको ले लो आप, इसका आपका लेट सपोज जो प्रेशर होगा यहाँ पे, लेट सपोज आपका प्रेशर होगा, लेट सपोज इसको ले लो पी डी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट गैलरी, ड्रेनेज गैलरी, that will be equal to gamma w into h2 plus 1 by 3 h1 minus h2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। मतलब अब हमारा जो डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बनाता हूँ। अब हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बना है, अगर ध्यान से देखो। अब हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन गया है। तो अब जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो कुछ ऐसे आएगा, राइट। यहाँ पे आ गया गामा डब्ल्यू h1, यहाँ पे आ गया गामा डब्ल्यू h2, और यहाँ पे आ गया गामा डब्ल्यू h2 प्लस 1/3 h1 माइनस h2, वहां पे आ गया h1 माइनस h2। अब आपने अगर इसकी अब यहाँ पे अगर आपने अपलिफ्ट फोर्स निकालनी हो, कैसे निकालोगे? अब अगर आपने अपलिफ्ट फोर्स निकालनी हो, कैसे निकालोगे? पहले क्या करोगे, पहले ये वाला एरिया निकालोगे, यहां से लेके यहां तक यस सर, ये वाला एरिया निकालोगे, राइट। आपके पास पार्ट्स में निकाल देंगे इसका आप। ये मैग्नीट्यूड भी है, और इसका फिर उसके बाद फिर आप उसके बाद ये वाला एरिया निकालोगे, उसके बाद ये वाला एरिया निकालोगे, दोनों एरियाज को ऐड करोगे, क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगी अपलिफ्ट टोटल फोर्स, टोटल राइट। अपलिफ्ट प्रेशर। क्लियर है? अब ये क्या पहले से ज्यादा होगी, कम होगी? पहले से कम ज्यादा हो गई, होगी, कम कम। होगी? कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपका इतना एरिया कम हो गया ना। अब यस आप सर, ये वाला एरिया तो ऐड ही नहीं कर रहे हो। कौन सा वाला एरिया? अब आप ये वाला एरिया, यहाँ पे जो ये वाला एरिया था, ये तो आपका माइनस हो गया, जो ये वाला एरिया था। ऑब्वियस सी बात है, जब एरिया कम हो गया तो फोर्स कम होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? देखो अब एक चीज का ध्यान दो, लेट सपोज ये मेरी लेंथ आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पहली लेंथ है जहां पे मैंने इनफिल्ट्रेशन गैलरी दी है, लेट सपोज दिस, सॉरी ड्रेनेज गैलरी दी है, लेट सपोज दिस इज B1 एंड दिस इज B2, दिस इज B2। अब आप टोटल मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे फोर्स का? वो आ जाएगा आपका अपलिफ्ट फोर्स। अपलिफ्ट फोर्स को या तो C या तो U इससे डिनोट करते हैं, या तो C से डिनोट करते हैं या तो U से डिनोट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, अपलिफ्ट फोर्स विल बी इक्वल टू
it will be equal to gamma w h1 प्लस इसको ले लो, इसको लेट सपोज अभी मैं फॉर द टाइम बिंग पीडी ले रहा हूँ, ठीक है, वो इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं इसको पीडी लेता हूँ, गामा डब्ल्यू एच वन प्लस पीडी बाय टू, टू पीडी बाय टू इंटू क्या आ जाएगा, B1 डिवाइड बाय टू इंटू B1 इंटू B1 इससे प्लस 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 पीडी प्लस गामा गामा H2 डब्ल्यू H2 इंटू B2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड into इससे B2 exactly, ठीक है, क्या आ गया, this is the magnitude of a uplift force, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो, क्या मेरी PD की वैल्यू, ध्यान रखना मैं PD की वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, क्या मेरी PD की वैल्यू मेरी ड्रेनेज गैलरी की लोकेशन के हिसाब से चेंज होगी। लेट सपोज मैं ड्रेनेज गैलरी यहां से उठा के यहां प्रोवाइड कर देता हूं, लेट सपोज मैंने ड्रेनेज गैलरी यहां से उठा के यहां प्रोवाइड कर दी, क्या मेरे पीडी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, क्या होगा? सर कम हो गई और Same. कम होगी, कैसे कम होगी? सर, क्योंकि अगर अपस्ट्रीम से ड्रोन स्ट्रीम जाए तो हमारा नीचे वाला जो ग्राफ अभी हमने बनाया उसमें तो वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। उससे वैल्यू कैसे रिड्यूस कहाँ हो रही है आपकी वैल्यू? Same वो है। तो आपका सर गामा डब्ल्यू H1 की वैल्यू गामा distribution। डब्ल्यू H2 की सर कम है ना। H1 H2 गामा W सर सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, सेम ही देखो रहेगी। अब इसकी फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला देखो, पीडी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, पीडी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो तो सेम है, इनटू H2 की हाइट भी सेम है, प्लस 1/3 H1 माइनस H1 की हाइट भी सेम है, तो दैट Same है, मींस, ध्यान से देखो, same ही अगर मैं रहेगी। ड्रेनेज गैलरी को उठा के यहां से इधर कर दूं, ड्रेनेज गैलरी को उठा के यहां से इधर कर दूं, मेरी H1 H2 में तो कोई फर्क आएगा नहीं, वो तो हाइट तो उतनी रहेगी, आपकी जो रेजर्वायर की हाइट है और जो टेल वाटर की हाइट है वो तो सेम है, तो दैट मींस प्रेशर, आपके जो ये आपका प्रेशर है एट द पॉइंट ऑफ ड्रेनेज गैलरी, ध्यान रखना, प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ ड्रेनेज गैलरी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी। ड्रेनेज गैलरी आप चाहे टो पे दे दो, चाहे आप अपना हील पे दे दो, चाहे आप सेंटर पे दे दो, कहीं पे भी दो, उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट, उसमें जो प्रेशर आना है, उस पॉइंट पे, उस लोकेशन पे जो प्रेशर आना है वो क्या रहेगा वो इतना ही आपका, आना, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है ना, वो तो इतना ही रहेगा, लेकिन टोटल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, एरिया का डिपेंड हो जाएगा। ये हाँ एग्जैक्टली, देखो ये तो मैंने बात की सिर्फ किसकी, प्रेशर एट द लोकेशन ऑफ हाँ एट द ड्रेनेज गैलरी, प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ ड्रेन, वो तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जब मैंने ड्रेनेज गैलरी की लोकेशन की, ये B1 और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो गई। जो ये मेरा जो ये मेरा यहाँ पे जो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये वाला, ये जो यहाँ पे आ रहा है, अब ये शिफ्ट होके कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो Yes, sir. ये जो मेरा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, Yes, राइट, sir. वो आपका डायग्राम चेंज होगा, मतलब एरियाज चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब अपलिफ्ट फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, Change. दैट मींस अपलिफ्ट फोर्स भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना ड्रेनेज गैलरी की पोजीशन चेंज करने से आपकी प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ ड्रेनेज गैलरी तो सेम रहता है, लेकिन अपलिफ्ट फोर्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना, तो मैं ये पॉइंट लिख भी देता हूँ, लिख आप लोग भी लेते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है, देखो, with change in location of drainage gallery, the pressure at drainage gallery remains same. However, the total uplift force
force changes. The total uplift force changes. ठीक है, तो ड्रेनेज गैलरी की लोकेशन जितनी हील के पास होगी, ठीक है, ध्यान रखना, जितनी लोकेशन हील के पास होगी उतनी अपलिफ्ट फोर्स कम होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ सर अपलिफ्ट फोर्स। हाँ हाँ, बोलो। सर ये C/U क्या डाला सर? क्या सर ये आपने डाला ना CU। C/U। C/U, मैं बोला अपलिफ्ट फोर्स को हम C से भी डिनोट करते हैं और U से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अपलिफ्ट फोर्स को हम C से भी डिनोट करते हैं और U से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अपलिफ्ट फोर्स रिड्यूसेस if drainage gallery is provided close to the heel, very close to the heel, क्योंकि वो एरिया रिड्यूस हो जाएगा, जो बड़े वाले ब्लॉक का है उसका एरिया रिड्यूस है, B1 की वैल्यू कम हो जाएगी, वो एरिया रिड्यूस हो जाएगा बड़े वाले ब्लॉक का, तो आपका जो प्रेशर, जो अपलिफ्ट फोर्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगी अगर हम ड्रेनेज गैलरी हील के पास प्रोवाइड करें। ठीक है, क्या लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट पोस्ट पे चले, यस सर। चल ठीक है। द नेक्स्ट फोर्स आती है, फोर्थ इज, देखो ड्रेनेज गैलरी में अभी बताओ किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेनेज गैलरी वाला, कि वहां पर ड्रेनेज गैलरी के पॉइंट पे कितनी प्रेशर लग रहा है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, क्लियर है सबको ये अपलिफ्ट फोर्स? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो ये आपने सॉइल में ही पढ़ा होगा, सीपेज में ही पढ़ा होगा, अपलिफ्ट फोर्स, सीपेज की वजह से जो फोर्स लग रही है ऊपर, दैट इज योर अपलिफ्ट फोर्स। बस हमने यहाँ पे क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है ना, हमने बस यहाँ पे क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला है वही है जो आपने सॉइल में पढ़ा होगा, बट अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। चलो फोर्थ आता है, नेक्स्ट इज, जो हमारी फोर्थ फोर्स है, दैट इज सिस्मिक फोर्स। अर्थक्वेक की वजह से जो फोर्स आ रही है, दैट इज सिस्मिक फोर्स, दैट इज सिस्मिक फोर्स, ठीक है, क्लियर है चीज, सिस्मिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थक्वेक होता क्या, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ बिल्कुल, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो आपकी फोर्स जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक क्या है आपका, बेसिकली अर्थक्वेक इज द फोर्स, सडन फोर्स, ठीक है, इसको अगर हम प्रॉपर वर्ड दें, दैट इज सडन फोर्स, ठीक है, सडन फोर्स ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट movement inside the earth, inside the earth, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मूवमेंट होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? जिस पॉइंट पे मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, एपिसेंटर, उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस की जो प्रोजेक्शन होती है सरफेस के ऊपर, दैट इज एपिसेंटर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ सडन मूवमेंट, पॉइंट ऑफ सडन मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं फोकस, उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ अर्थक्वेक। और इस फोकस ऑफ अर्थक्वेक की, इस फोकस की वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस,
अगर इस पॉइंट को हम अर्थ सरफेस पे लाएं, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑन अर्थ सरफेस, इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, इसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है ना। देखो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है दैट इज फोकस, ध्यान रखना, अर्थक्वेक का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है दैट इज फोकस। उस फोकस को अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर ले आए, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। जब आपका अर्थक्वेक होता है तो उसके फोकस से, जहां पे अर्थक्वेक होता है उसके फोकस से 3 टाइप ऑफ वेव्स निकलती हैं, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो इसके बारे में, ठीक है। फ्रॉम फोकस 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कौन कौन सी है? पहली कौन सी होती है? तो वो तो नहीं इसे हम बोलते हैं पी वेव्स, एस पी वेव्स, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, प्राइमरी और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। सेकंड आती हैं आपकी क्यू वेव्स, क्यू वेव्स, एस वेव जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी और अभी आएंगे हर एक में आएंगे, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स। और थर्ड आती हैं आपकी एस वेव्स, या फिर इनको हम एल वेव्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये आ गई हैं आपकी शॉक वेव्स, और इन्हें हम लव वेव्स ही बोलते हैं, प्यार वाली वेव्स। हाँ, यही एस वेव्स को शॉक वेव्स और लव वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनको हम एस या फिर एल वेव्स ही बोलते हैं, चाहे एस वेव्स बोलो चाहे एल वेव्स। आपने पी क्यू एल पढ़ा होगा शायद, ठीक है ना। तो या पी क्यू एस या पी क्यू एल इस टाइप में आती है। अब इसमें से सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती हैं? सर मेरे ख्याल में एस वेव से हाँ, सर शायद से सर एस वेव जो होती है वो सेकेंडरी होती है सर, शायद से सर। एस वेव सेकेंडरी होती है? हाँ सर। नहीं, सेकेंडरी यार उसको शायद क्यू से डिनोट करते हैं। चलो उसको एस कर लो और इसको एल कर लो, एक ही बात है। इसको आप एस वेव्स कर लो और इसको आप एल कर इसको एल कर लो। अब ठीक है, मैंने पीक्यूएस पढ़ा था, चलो ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी या शॉक वेव्स या लव वेव्स, ठीक है। अब इसमें सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं, ये बता सकता है? शॉक वेव्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। देखो इतिहास गवाह रहा है, प्यार ने हमेशा तबाही की लव है, वेव है ना इतिहास। हाँ देखो, बिल्कुल लव वेव्स। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रोमियो जूलियट, रांझा, जो भी है, हीर मजनू, हमेशा प्यार ने क्या किया, तबाही करी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है, हाँ, लैला मजनू, आप इतिहास देख लो यार, ठीक है ना। तो दीज आर योर शॉक वेव्स एंड लव वेव्स, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। तो जहां से जाती है वहां से तबाही करते जाती है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी जो आपकी अलग अलग टाइप की वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और शॉक वेव्स या लव वेव्स, ठीक है। अब इन अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर होता है? रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक
is measured by Richter scale, RICHTER, Richter scale, that is measured by Richter scale. but आजकल एक नया स्केल आया, यूज करते हैं, but nowadays Mercalli scale is used. Mercalli's scale is used. देखो रिक्टर स्केल वर्क करता था मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। ये क्या मेजर करता था? एम्पलीट्यूड मेजर करता था आपका वेव्स में, ठीक है ना। तो वो देता था आपको अर्थक्वेक का, जो अभी भी वैसे जनरली अभी भी हम यही बोलते हैं, आपका 7 का अर्थक्वेक है, 6 का, 6.5 का, 5.5 का, ठीक है ना। बट जो मरकाली स्केल है, जो आपका मरकाली स्केल है, ये मेजर करता है डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, कितनी डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक ने कॉज करी है, ठीक है। इट मेजर्स डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो मरकाली स्केल मेजर कर रहा है डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। जोन्स ऑफ अर्थक्वेक कितने जोन में डिवाइड है? इंडिया की बात करें हम, कितने जोन्स में डिवाइडेड है? और कितने जोन्स में डिवाइडेड है कोई बस? ठीक है, आपके 5 जोन्स में डिवाइडेड है। पर अब क्या किया बेसिकली, वैसे 2001 अभी तक इम्प्लीमेंट पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, पर 2001 से 4 जोन्स में हो गया, ठीक है ना। तो हो गया हुआ है, आपके ये कोड में आ गया। जोन 1 से लेके कितने हैं आपके? जोन 4, ठीक है। जोन 1 टू जोन 4। जोन 1 कौन सा है? जहां पे आपका विच इज लीस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, लीस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। और जो जोन 4 है, दिस इज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया। इसका मतलब जैसे हम 1 to 2, 2 to 3, 3 से 4 आ रहे हैं, हमारी जो सीस्मिक एक्टिविटी है, जो हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी, वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम जोन 1 से जोन 4 की तरफ आ रहे हैं, हमारी जो अर्थक्वेक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो जो हमारा मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, उसमें कौन कौन सा आ गया आपका? हिमालयन रीजन, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जो गुजरात का एरिया है, कच्छ वाला एरिया, गुजरात। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका हिमालयन रीजन में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आगे दीज आर योर मोस्ट अर्थक्वेक, जो मतलब जोन 4 में जिनको रखा गया, ठीक है ना, जिनको जोन 4 में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जो आपका अर्थक्वेक है, ये इसमें किस टाइप की वेव्स, अगर आए, उससे आपका इफेक्ट कैसे रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझाता हूं मैं। क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, critical combination of vertical and horizontal, what is the critical combination of vertical and horizontal earthquake acceleration? What is the critical combination of vertical and horizontal earthquake acceleration to be considered for एक्सेलरेशन, अर्थक्वेक एक्सेलरेशन, मतलब जो अर्थक्वेक से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है ना। अर्थक्वेक एक्सेलरेशन टू बी कंसीडर्ड फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ ग्रेविटी डैम, for
reservoir full condition, for reservoir full condition, मतलब जब आपका रेजरवायर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, फॉर रेजरवायर फुल कंडीशन, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम फॉर रेजरवायर फुल कंडीशन, स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम फॉर रेजरवायर फुल कंडीशन, ठीक है। कह रहा है कि बताओ क्या सबसे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो अर्थक्वेक वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन ए वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक तो वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं और हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम मतलब डैम के नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम। सेकंड लिखो वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली अपस्ट्रीम, vertically upward and horizontally upstream. Option C vertically downward and horizontally upstream, vertically downward and horizontally upstream. या ऑप्शन डी vertically downward and horizontally downstream, vertically downward and horizontally downstream। सर थर्ड ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन बोलना को ध्यान से समझना। सर vertically downward and horizontally upstream, सर ऑप्शन vertically बी, downward and horizontally, ऑप्शन बी सर। ठीक है। अभी हाँ एक मिनट पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थक्वेक वेव्स की वजह से बताओ आपका क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। अर्थक्वेक की वेव्स की वजह से जो आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, बताओ किस कॉम्बिनेशन में वो अर्थक्वेक की स्टेबिलिटी को सबसे कम करेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है वेव्स की कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपकी डैम की स्टेबिलिटी को सबसे कम कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, यस सर। ऑप्शन ए वर्टिकली अपवर्ड एंड Upward. हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वर्टिकली देखो इसमें एक ही डायरेक्शन में लगेंगे फोर्सेस। हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम तो बिल्कुल सही है कि अगर डाउनस्ट्रीम लगेगा मतलब रेजरवॉयर से ऊपर से नीचे की तरफ आपकी वेव्स जा रही हैं, मतलब वाटर को ये असिस्ट कर रही है वाटर से, हाँ ठीक है ना। यस सर। जब आपकी डाउनस्ट्रीम फोर्स लग रही है दैट मींस वो वाटर की वेट में क्या कर रही है, ऐड कर रही है, वाटर की वेट में ऐड कर रही है, तो दैट मींस आपका वाटर का वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो डैम के ऊपर और ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तो ये सही है, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड ये ध्यान से देखो, सर फिर सी ऑप्शन आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। डी नहीं डी डी ऑप्शन आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड, हाँ ध्यान से सुनो, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का तो मैंने आपको बता दिया, डाउनस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, मतलब वाटर की वेट में लेट्स सपोज देखो, जैसे हमारा वर्टिकली डाउनस्ट्रीम मतलब आपकी जो वेव्स आ रही हैं वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब वाटर की वेट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वाटर की वेट, आपका वाटर का वेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मतलब वाटर की वजह से जो प्रेशर फोर्स जनरेट हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम, ठीक हो। अब बात करते हैं वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड जब एक्सेलरेशन लग रही है, ध्यान से देखो सुनना, जब हम लिफ्ट से नीचे आते हैं क्या होता है, वेटलेसनेस कंडीशन होती है। जब हम एक फ्री फॉल करते हैं, जब हमारी बॉडी जब आप नीचे की तरफ आओ, या कभी आप अगर उस वो जायंट व्हील जो झूला होता है उसमें बैठे हो अगर,
तो जब ऊपर जाता है तब इतना मन खराब नहीं होता, लेकिन जब नीचे की तरफ आता है वो झूला मन खराब होने लग जाता है। मतलब जिनको तो डर लगता है उनको पता होगा कि मुझे बहुत डर लगता है वो जायंट व्हील में फिर वो बैठने में। पेट में तो कुछ जब होता है ना। नीचे की तरफ आते हैं, हाँ जब नीचे की तरफ आओ तब पेट में कुछ होता है, ऊपर जाते वक्त नहीं होता, जब नीचे की तरफ आओ तब कुछ होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वो वेटलेसनेस कंडीशन आती है, वो फ्री फॉल वाली कंडीशन आती है ना। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है और आपकी जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वो भी नीचे की तरफ हो रही है, वो भी नीचे की तरफ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। मतलब हमारा वेट ऑलमोस्ट उस समय, अगर आप वेट चेक करो आपका, अगर एक्चुअल वेट 60 किलो है तो उस समय सिर्फ 30 किलो ही आएगा, ठीक है ना, मतलब वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपकी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनस्ट्रीम है, सॉरी हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम है और वर्टिकली डाउनवर्ड है, जब नीचे की तरफ है तो आपकी डैम की वेट को क्या कर रही है, कम कर रही है, और जब हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम है तो वाटर के वेट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो दैट मींस योर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इज बिकमिंग ग्रेटर देन योर स्टेबलाइजिंग फोर्स। स्टेबलाइजिंग फोर्स। वेट कम हो गया बिकॉज वेट इज द स्टेबलाइजिंग फोर्स, वेट कम हो गया और वाटर का वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। तो जब डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन योर स्टेबलाइजिंग फोर्स, वो क्या बन जाएगा आपका मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन, किसके लिए बन जाएगी, आपके डैम के लिए। समझ आया ये चीज? देखो जब आपकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, जब आपकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, देखो जब हम लिफ्ट में आते हैं, जब आप लिफ्ट से नीचे आओ उस समय अगर आप वेट चेक करो आपका वेट कम आएगा, उस समय आपका वेट कम आ जाएगा। देखो ये सिंपल फिजिक्स है। जब आप नीचे की तरफ ट्रेवल करो, जब आप नीचे की तरफ ट्रेवल करो, फ्री फॉल करो, जब आपका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऐसी कंडीशन जनरेट, जिसे बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। तो जब आपकी अर्थक्वेक की वजह से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, जब आप अर्थक्वेक की वजह से जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, अर्थक्वेक सॉरी जो आपका डैम है उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी आपकी वेटलेसनेस कंडीशन। तो आपका ग्रेविटी डैम का वेट कम हो गया और हॉरिजॉन्टली डाउनस्ट्रीम वेव्स की वजह से क्या होगा, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम वेव्स आ रही हैं, दैट मींस वाटर के वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब वाटर का वेट नहीं इंक्रीज कर रहा है, वो वाटर के वेट के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा फोर्स और लगा रहे हैं, दैट मींस योर डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इज बिकमिंग ग्रेटर देन योर स्टेबलाइजिंग फोर्स। और इस केस में आपके डैम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है सबको, ये यस सर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट फोर्स आती है, फिफ्थ। हाँ ये फेलियर वाली, मतलब आपकी डैम की स्टेबिलिटी सबसे कम किस कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है ना, किस कॉम्बिनेशन के लिए आपकी अर्थक्वेक वर्टिकली जो डैम डाउनवर्ड की होगा फिर स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सबसे, ठीक है। बोलो क्या बोल रहे हो? सर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो सर उसकी फिर तो स्टेबिलिटी तो कम थोड़ी होगी, फिर तो स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है सर उसकी, क्योंकि नहीं अब अगर कोई देखो इस चीज को ध्यान से समझो। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब एक्सेलरेशन आपकी नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वेट नहीं कह रहा मैं, वेट नीचे लग रहा है, मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है। जैसे हम लिफ्ट से नीचे आते हैं, जब हम लिफ्ट से नीचे आते हैं, अब क्या हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ है और लिफ्ट की एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। इस केस में, ऐसे केस में अगर आप अपना वेट मेजर करोगे, वेट आपको कम मिलेगा, राइट। जैसे मैंने आपको झूले वाली एग्जांपल दी, जायंट व्हील वाली एग्जांपल दी। जब हम जायंट व्हील से टॉप से नीचे की तरफ आते हैं, हमारा मन खराब होता है, पेट में कुछ होता है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो उसे समझ आ जाएगी ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब हम जायंट व्हील से हम नीचे की तरफ आते हैं, हमारा ऐसे मन खराब होता है, पेट में कुछ होता है। वो क्यों होता है बेसिकली, वो इसलिए होता है कि उस समय हम वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा वेट ही नहीं है। समझ रहे हो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स भी नीचे की तरफ है और जो झूले की एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। तो आपके डैम के साथ भी यही हो रहा है, आप क्या एक्सेलरेशन किसकी तरफ लग रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो दैट मींस डैम का जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी। वेट डैम का वेट कम हो गया और वाटर का वेट इंक्रीज हो गया, राइट। तो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स आपकी स्टेबलाइजिंग फोर्स से ज्यादा होगी, तो अब फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट होगा तो फिर से मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज, नेक्स्ट फोर्स इज योर सिल्ट फोर्स। नेक्स्ट इज सिल्ट फोर्स या प्रेशर।
सिल्ट फोर्स या प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है रेजरवॉयर में तो आपका पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है। अगर पानी रुका हुआ है इस केस में सिल्टिंग के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। सिल्टिंग के चांसेस मैक्सिमम है। तो लेट्स सपोज ठीक है, मैं सिर्फ ये यार ये अपस्ट्रीम फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो सिर्फ ये अपस्ट्रीम फेस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज योर डैम एंड दिस इज योर रेजरवॉयर लेवल। ठीक है, ये आगे पानी रुका हुआ है। तो जब आपका पानी रुका होता है तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी वो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है वो क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे वाटर में। जितने भी रिवर जो भी नहीं सेडिमेंट्स आपकी कैरी कर रही है वो सेटल हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है आपके इस फेस पे बॉटम में क्या हो जाता है आपके, सिल्ट क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। डिपॉजिट यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो जो ये सिल्ट होती है, जो ये सिल्ट है, ये भी क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है आपके डैम के ऊपर, एक फोर्स एक्सर्ट करती है आपके डैम के ऊपर। तो जिसका मैग्नीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी क्या है, ट्रायंगुलर ही है। डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में भी क्या है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इट इज गिवन एज, ये आ गई ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपका जो फोर्स लगेगी वो भी ठीक है, दिस इज योर सिल्ट एंड लेट्स सपोज इसकी जो हाइट है, लेट्स सपोज इसकी जो हाइट है लेट्स सपोज हाइट इज HS, height of silt. सिल्ट Let's suppose HS, it is the height of silt, where अब जो ये फोर्स जनरेट होगी, फोर्स होगी F is equal to, let's suppose यहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, ये let's suppose ये F फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ सिल्ट। ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिस इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, जो हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी फोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो ये अगर आपको याद हो, अगर आपने सॉइल में रिटेनिंग वॉल या फिर वो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो, तो जो आपके रिटेनिंग वॉल होती है उसके ऊपर जो अर्थ फिल होता है पीछे, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, F इज इक्वल टू 1/2 KA एक्टिव अर्थ प्रेशर के, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका गामा S HS, स्मॉल h आएगा, जो बॉटम के ऊपर जो आपका प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर गामा S इंटू SH। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका एरिया इंटू एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो 1/2 KA गामा S HS इंटू HS, तो वो आ जाएगा 1/2 KA gamma S HS square. This is the silt force where gamma S या silt आपने soil में पढ़ा होगा gamma dash, which is the submerged unit weight, submerged unit weight, which is the submerged unit weight। ये soil में आपने पढ़ा होगा, आपने गामा डैश पढ़ा होगा, which is submerged, क्योंकि ये सारा का सारा किसमें सिल्ट है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, F इज इक्वल टू, जो सिल्ट की वजह से फोर्स लग रही है, दैट इज 1/2 K। K इज योर एक्टिव अर्थ प्रेशर, क्योंकि ये टुवर्ड्स द वॉल क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो क्या आ जाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर 1/2 K गामा S HS स्क्वायर। और ये फोर्स लगेगी कहां पे, एट HS/3। सीधी सी बात है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो CG पे एक्ट करेगी, इट एक्ट्स एज HS/3। ठीक है, क्लियर है चीज। दिस इज द सिल्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक आपके यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया है, USBR, क्या आ गया, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ
Bureau of Reclamation इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया है सिल्ट फोर्स के लिए, दैट इज PS इज इक्वल टू 360 HS square by 2, 360 into HS square by 2 in, ध्यान रखना इसके यूनिट्स होंगे, दैट इज kg फोर्स, दैट इज kg फोर्स, ठीक है, इसके यूनिट्स है kg फोर्स। तो यूएसबीआर ने, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन ने, इन्होंने भी एक सिल्ट फोर्स के लिए, जो सिल्ट प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला दिया है, सिल्ट प्रेशर के जो फॉर्मूला दिया, दैट इज 360 into HS square, HS is the height of your silt, HS square by 2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका, बस ये लास्ट आपकी जो मेन फोर्स है वो प्रेशर है, वो यही रह गई है। नेक्स्ट इज योर वेव प्रेशर, सिक्स्थ इज वेव प्रेशर और फोर्स, ठीक है। जो वेव्स आती हैं, जो पानी आपका स्टेबल तो होता नहीं है, ठीक है ना, जो वेव्स आने के कारण, जो वेव्स आके आपके डैम के साथ स्ट्राइक कर रही हैं, उसकी वजह जो फोर्स या प्रेशर जनरेट हो रही है, उसे हम बोलते हैं वेव प्रेशर या वेव फोर्स, ठीक है। तो इसका डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लेट्स सपोज सिर्फ अपस्ट्रीम फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आना, पीछे आपका, यहाँ पे आपका डैम है, ये आपका डैम बॉडी है यहाँ पीछे, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गया आपका वाटर सरफेस लेवल, ये आ गया वाटर सरफेस, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाटर सरफेस लेवल आ गया, ठीक है। अब जो आपकी वेव्स जनरेट हो रही हैं, अब वेव्स कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, कुछ इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। ये आ गई वेव्स, ठीक है। लेट्स सपोज जो जिसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेट्स सपोज HW इज द हाइट ऑफ वेव, ठीक है। लेट्स सपोज HW आ गई आपकी हाइट ऑफ वेव, मतलब पूरा जो इसका एम्पलीट्यूड है इसका, तो जिसमें से जो ये वाला एम्पलीट्यूड है above the original water surface, होता है, this is 2/3 of HW, 2/3 of HW, और जो ये बॉटम वाला एम्पलीट्यूड है, which is below the original water surface level, this is 1/3 of HW, स्मॉल में HW by 3, ठीक है, ये भी स्मॉल में आएगा, 2/3 of HW, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज द हाइट ऑफ द वेव, ठीक है। ओरिजिनल वाटर सरफेस के ऊपर 2/3 HW और बॉटम के सरफेस के ऊपर HW by 3, और जो इसका प्रेशर आएगा, अब जब ये आके डैम बॉडी को स्ट्राइक करेगी,
इस वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो आपका प्रेशर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। यहाँ पे ये टोटल हाइट है, यहाँ पे ये टोटल हाइट किसकी, ये वेव की जो आपकी टोटल हाइट है that is equal to 5/3 HW। जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है उसकी जो टोटल हाइट है that is 5/3 HW and the magnitude of maximum pressure, मतलब कहाँ पे जो ये वाला आपका प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर बन रहा है, ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2.4 गामा W इनटू HW। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2.4 गामा W HW। ठीक है, इसको अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं ये कुछ इस तरीके से आएगा। टोटल हाइट आ गई 5/3 HW और यहाँ का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 2.4 गामा W HW, 2.4 गामा W HW। ठीक है, देखो ये आ गया क्या, दिस इज योर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। वेव्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका क्या आ गया, ये आ गया वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मुझे वेव फोर्स निकालनी हो कैसे निकालूंगा, अगर मुझे वेव फोर्स निकालनी हो कैसे निकाल लूंगा, तो बता सकता है मेरे को? जैसे पीछे निकाली यार, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या करोगे, कैसे निकालोगे? एरिया निकालेंगे यार, सिंपल सी बात है, इतनी टेंशन नहीं लिया करो यार, इतनी टेंशन लेनी। जहां पे प्रेशर है, प्रेशर को देखो फोर्स में कन्वर्ट करना, तो एरिया निकाल दो, सीधी सी बात है। वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो सीधी सी बात है, एरिया निकालो वो फोर्स आ जाएगी। तो कैसे निकालोगे इसका एरिया? ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, सिंपल सा फंडा, हाफ बेस इनटू हाइट 1/2 into 5/3 HW, 5/3 HW into 2.4 गामा W HW। गामा W HW। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है यार, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी फोर्स में एरिया निकालो, आपका प्रेशर फोर्स आ गई, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये किसी भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वैलिड है। आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, कोई एरिया आपका पर्टिकुलरली, वो एरिया निकाल लो, वो उस प्रेशर की फोर्स आ जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दिस FW किसके बराबर आ जाएगा? सिंप्लीफाई करो इसको, किसके बराबर आ जाएगा? 2.4 आ गया, 2.4/10, 2 को काटो 12 आ गया, 3 और डिवाइड बाय 4 आ गया, 5 4 से 20, नीचे 10 है, वो 2 20 और का 20 का 0 10 का 0 कट जाएगा, तो याद आएगा FW इज इक्वल टू 2 गामा W HW स्क्वायर। ठीक है, this is the magnitude of wave force या wave pressure।
ठीक है, जो वेव की वजह से, जो वेव्स की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू स्क्वायर। गामा डब्ल्यू तो आपको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और एच डब्ल्यू क्या है, एच डब्ल्यू क्या, हाइट ऑफ द वेव। अब हाइट ऑफ वेव कैसे निकालनी वो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं कि ये फोर्स एक्ट कहां पे करेगी, ये फोर्स एक्ट कहां पे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये फोर्स एक्ट कहां पे करेगी। तो ध्यान से देखना, दिस फोर्स acts at this force acts at a distance of 3/8 hw 3/8 hw from original water surface level। सरफेस हाँ, ओरिजिनल वाटर सरफेस लेवल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपकी फोर्स है कहाँ एक्ट कर रही है, 3/8 HW पर, कहां से, फ्रॉम ओरिजिनल वाटर सरफेस लेवल। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल वाटर सरफेस लेवल वहां पे एक्ट कर रही है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। ठीक है, तो ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड भी मिल गई आपको वेव फोर्स की, और उसके बाद आपको इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही मिल गया 3/8 HW 3/8 HW। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये HW क्या है, हाइट ऑफ वेव कैसे निकालेंगे। गामा डब्ल्यू तो हमें पता होगा, गामा डब्ल्यू तो हमें पता है। अब बात करने हमें HW निकालने की, अब बात करते हैं HW निकालने की। ठीक है, तो HW हम कैसे निकालेंगे, HW पहले HW कैसे निकालेंगे। HW इज, व्हाट इज HW, HW इज हाइट ऑफ द वेव। ठीक है, HW है क्या पहले, व्हाट इज HW, HW इज द हाइट ऑफ वेव। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके मतलब दो कंडीशंस है हमारे पास। ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास। केस 1 की बात करें, पहली कंडीशन की बात करते हैं, केस 1 HW is equal to 0.032 underscore VF where V is the velocity of wind in kilometers per hour, ठीक है, एंड F is the F के ऊपर ही डिपेंड करता है आपने कौन सा केस लगाना है। ठीक है ना, F is the fetch, fetch मतलब, fetch का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है फैच का, जनरल मीनिंग क्या होता है फैच का, फेच करना मतलब कुछ चीज लेके आना, समझ ना, कुछ चीज लेके आना। तो फेच, हाँ, फेच मतलब कितने डिस्टेंस से जो आपका वाटर है वो वेव को कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हो, कितने डिस्टेंस से जो वाटर है वो वेव को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कंडीशन आप लगाओगे, HW is equal to 0.032 underscore V/F if F is greater than or equal to 32 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर आपका पानी 32 किलोमीटर या उससे ज्यादा डिस्टेंस से वेव में आ रहा है, दैट मींस आपका हाइट ऑफ वेव निकालने का तरीका आ गया, HW is equal to 0.032 underscore VF। केस 2 की बात करते हैं, केस 2 HW is equal to 0.032 underscore VF plus 0.763 minus 0.271 F raised to power 3/4, F raised to power 3/4। और ये कब लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, if fetch is less than
32 kilometers. If h is less than 32 kilometers. ठीक है, तो ध्यान रखना ये हाइट ऑफ वेव का फॉर्मूला ध्यान रखना. डायरेक्ट हाइट ऑफ वेव निकालने के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, HW निकालो. और कई बारी जो ये सेकंड केस है इसकी करेक्ट फॉर्म पूछ लेते हैं. ठीक है, ध्यान रखना इसकी करेक्ट फॉर्म पूछ लेते हैं. तो ये फॉर्मूले दोनों ध्यान से रखना. और हाइट ऑफ वेव मतलब वेव प्रेशर वाला जो पूरा जो ये फॉर्मूला है, पूरा जो ये कंसेप्ट है, फंडा है, इसको ध्यान में रखना. क्योंकि कई बार डायरेक्टली आपको वेव फोर्स निकालने के लिए आ जाता है. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछ लेते हैं. ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, या फिर ये आपका हाइट ऑफ वेव वाला पूछ लेते हैं, इसकी करेक्ट फॉर्म पूछ लेते हैं. ये पूरा आपका जो वेव प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसका ध्यान रखना. नेक्स्ट आता है, दो ही फोर्सेस बची हैं. नेक्स्ट इज योर सेवंथ इज सर योर एक क्वेश्चन था आइस. हाँ बोलो. सर. बोलो, जो बोलो. फेच में आपने बताया 32 किलोमीटर कम या ज्यादा होगा तो हाँ, फेच हाँ. में किसकी वेलोसिटी चेक करते हैं सर? एयर की जगह विंड की करते हैं या फिर वाटर की करते हैं? विंड वेलोसिटी. जो विंड है v है, जो v है दैट इज द विंड वेलोसिटी. ठीक है, जो v है दैट इज द विंड वेलोसिटी. फेच है दैट इज द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से वाटर आपका ट्रैवल करके आ रहा है. समझ रहे हो? तो उसकी वजह से जो विंड वेलोसिटी जो क्रिएट हो रही है सर, जो हाँ, पानी wind चलता है की उसकी वजह से जो विंड क्रिएट होती है उसकी वेलोसिटी. नहीं, जो विंड आपकी जो ट्रैवल कर रही है उस समय, जो उस कंडीशन में जो विंड है ना आपकी वहां पे, इसका आपस में कोई रिलेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी चलेगा तो विंड जनरेट होगी, वैसा नहीं है. बट ये होता है कि विंड कई बार असिस्ट करती है, कई बार रेजिस्ट करती है. समझ रहे हो? वेव आपकी इस तरफ जा रही है, विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रेजिस्ट करेगी. अगर विंड उसी डायरेक्शन में है तो वेव को असिस्ट करेगी. समझ रहे हो? तो विंड इज इंडिपेंडेंट, आपकी वेव की से इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि वेव जनरेट हो रही है इसीलिए विंड आपकी चल रही है. ठीक है ना, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है. विंड की वेलोसिटी आपको इंडिपेंडेंट अलग लेनी है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइस प्रेशर. आइस प्रेशर, अब आइस क्या हो गया, अब कई एरियाज है जहां पे आपका सब जीरो टेम्परेचर हैं. तो वहां पे क्या होता है, रेजरवायर का पानी क्या करता है, फ्रीज कर जाता है. रेजरवायर का पानी फ्रीज कर जाता है. तो क्या करता है वो टोटल, अब जब पानी जब फ्रीज करेगा आपको पता है आइस की डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है उसकी. वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, आपकी जो डैम बॉडी है उसके ऊपर क्या लगाती है, थ्रस्ट, एक फोर्स लगाती है. ठीक है ना, तो आइस की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है, फोर्स जनरेट हो रही है, दैट इज योर आइस प्रेशर या आइस फोर्स. ठीक है, ध्यान रखना. दिस force acts linearly along the length of the dam and its magnitude is taken as 50 टन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, कोई इसको निकालने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है. एक हम जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 50 टन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 50 टन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और जो लास्ट फोर्स है दैट इज योर विंड प्रेशर या विंड फोर्स. ठीक है, विंड प्रेशर या विंड फोर्स, जो विंड की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है, दैट इज योर विंड प्रेशर या विंड फोर्स. और इसका जो मैग्नीट्यूड लेते हैं हम इज इक्वल टू 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड द एरिया, जो पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया कौन सा लेना, एरिया इज द एक्सपोज्ड एरिया. जो डैम का फ्रंट फेस का जो एक्सपोज्ड एरिया होगा, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी विंड लगेगी, बाकी के ऊपर तो पानी है, बाकी वॉल को तो पानी ने कवर किया है. ठीक है ना, लेट्स सपोज जैसे ये आपका डैम है तो यहां तक तो पानी है, तो एक्सपोज्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एक्सपोज्ड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एक्सपोज्ड एरिया. ठीक है ना,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ विंड फोर्स कितनी आ गई 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर एरिया जो आपने लेना है दैट इज द एक्सपोज्ड एरिया, दैट इज एरिया एक्सपोज्ड टू द विंड। ठीक है, क्लियर है जी, सबको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो एक काम करें, ब्रेक ले लें थोड़ी ब्रेकफास्ट की, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे थोड़ा, ठीक है सर, या फिर कल ही कंटिन्यू करना है? करते हैं सर हाँ? कंटिन्यू। क्या करेंगे आज? कल करते हैं। ठीक है, सर आज संडे है, करते हैं सर। कल कल करते हैं सर, कल करते हैं। संडे है, तुमको आज भी ठीक है। ड्यूटी जाना होता है भाई। सर कल कर दो सर, अच्छा, ड्यूटी है काम आज से जाना मैं- सर कहीं। तो सर ये रिकॉर्डेड में देख लेंगे। अच्छा सर कल कर दो सर, चलो, काम एक पे जाना है सर। आज छुट्टी नहीं है संडे को? तो पूरा कर्फ्यू है नहीं सर। सर, वो एक्चुअली सर सर मुझे आज तो 100% कर्फ्यू है। सर पूजा वगैरह आज करनी तो है सर, कर्फ्यू है, वहाँ आज कहाँ जाना जाना? है। पूजा है सर, पूजा है सर, वहाँ जाना है। रजत जी बस छोड़िए अब। चल सर जी बहुत रजत बड़ी नहीं पूजा मानता है, है। नहीं छोड़ सकते सर, बड़ी पूजा है सर, देवताओं की पूजा है सर, चलो जाना मेरे है। एक मिनट। सर कल एक्स्ट्रा रख